गोरी सौतन के संग होली। सौम्या और विवेक दोनों की शादी को 2 साल ही बीते थे। दोनों का प्यार अभी भी बिल्कुल ऐसा था जैसे कि अभी अभी शादी हुई हो। सौम्या अपनी छत पर आलू के पापड़ बनाकर डाल रही थी, तभी उसका पति आकर कहता है, अरे मेरी स्वीटू, ये तुम पापड़ किस लिए बना रही हो? बाहर से पापड़ खरीद के ले आती, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? अरे ओ पत्नी के दीवाने, भूल गया था क्या? अगले हफ्ते होली है, इसीलिए बहू पापड़ बना रही है। अच्छा आप जाओ और आलू की बोरी लेकर आ जाओ, मुझसे उठेगी नहीं। आलू के चिप्स बनाना भी बाकी है। अरे लाता हूँ लाता हूँ। अपनी माँ और बीवी के ताने सुनकर विवेक ग्राउंड फ्लोर से छत पर आलू की बोरी लाकर रख देता है, जिसके बाद सास बहू मिलकर आलू के चिप्स बनाती हैं। इस तरह 4-5 दिन में उसके पापड़ सूख जाते हैं। सौम्या रसोई में स्टूल पर चढ़कर एक डिब्बा उतार रही थी कि उसका पैर फिसल जाता है और एंड मौके पर उसका पति उसकी बाहें थाम लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरे तो हाथ पैर टूट जाते और होली मुझे घर में बैठ कर खेलनी पड़ती। ऐसे काम मत किया करो ना, अगर तुम्हारे लग जाती तो। अच्छा हुआ मैंने बचा लिया। वैसे ऐसे फिल्मी तरीके से सुबह अपनी बाहों में लेने का मजा ही कुछ और है। बस बस, ज्यादा स्वीट ना बनो अब तुम। तभी दरवाजे पर अचानक से दस्तक होती है, तो दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं। पर विवेक दरवाजा खोलता है और अपने सामने देखता है कि एक गोरी सी सुंदर लड़की उसके सामने खड़ी है, जिसके हाथों में बैग है। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं? ये एड्रेस तो सामने वाले घर का है, आप यहाँ कैसे? एक्चुअली मेरी मासी का घर है ना, तो मैं उनके पास कुछ दिन रहने आई हूँ। ओह माय गॉड, लड़का कितना अच्छा है, क्या बॉडी है इसकी। मेरा तो इस पे दिल आ गया देखते ही। क्यों नहीं इसे मैं अपना बॉयफ्रेंड बना लूं? ओह, अरे तुम सुमन आंटी की भांजी हो ना? बता रही थी वो मुझे कि तुम आने वाली हो। हम आपके पड़ोसी, सामने ही है उनका घर। थैंक यू। बट आप कौन? मैं विवेक जी की पत्नी सौम्या। ओह, इनकी तो शादी हो गई है, पर कोई बात नहीं, दिल तो मेरा इन पर आ ही गया है। आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, बस अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर ईशा अपने सामने वाले घर में चली जाती है। अगले दिन जब वो नहाकर छत पर अपनी बाल सुखाती है, तो उसकी नजर बॉडी बनाते हुए विवेक पर पड़ती है और उसे देखकर वो हैरानी से कहती है, ओह माय गॉड, क्या डोले शोले हैं, कितने मस्त हैं यार। मेरा तो इस पर दिल आ गया है। इसके डोले शोले, इससे मन मेरा डोले। जो मुझसे प्यार करें बड़े हौले हौले। हाय हाय हाय। हे हाय, विवेक नाम है ना आपका? आपको कैसे पता? अरे कल वो आपकी वाइफ ने ही बताया। ओह, वैसे खूबसूरत है, बॉयफ्रेंड वगैरह तो होगा जरूर। हाँ, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे आपकी होली तो यहीं सेलिब्रेट होगी शायद। हाँ, मैं यहाँ पर होली सेलिब्रेट ही कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाय। यह कहकर विवेक नीचे चला जाता है और अगले दिन सौम्या विवेक एक दूसरे के साथ होली की शॉपिंग करने जाते हैं, जहां पूरे बाजार में होली का माहौल सजा हुआ था। लोग रंग बिरंगी पिचकारी, गुलाल, स्प्रे बॉटल और अलग अलग प्रकार की मिठाइयां बेच रहे थे। तभी सौम्या दुकान वाले से कहती है, अरे भैया, जरा ये वाली पिचकारी और गुलाल दे दीजिए, और ये सारे गुलाल अलग अलग कर दीजिए। तभी दुकान वाला उसे सारी चीज पैक करके दे देता है। विवेक, वैसे तो मैंने होली का सारा सामान खरीद लिया है, पर कुछ रहा तो तुम मुझे बता दो। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर वो चल रहे थे कि सामने से आती हुई ईशा विवेक को देखकर टकरा जाती है और उसकी बाहों में गिर जाती है, जहां दोनों की आंखें एक दूसरे से चार होती हैं। पर सौम्या को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो घूरती हुई आंखों से ईशा को देख रही थी। ओह थैंक्स, आपने मुझे बचा लिया, वरना मेरे पैरों में मोच आ जाती। हाँ, इट्स ओके। वैसे आप यहाँ? हाँ, वो मैं होली का सामान खरीदने आई थी, मौसी ने मुझे ही भेजा था। अच्छा, अब हम चलते हैं, माँ जी घर पर हमारा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहकर दोनों साथ में घर चले जाते हैं। वहीं ईशा अपनी लटों को उंगली से घुमाकर कहती है, ये तो अपने आप को ज्यादा बड़ा कर रही है। लेकिन कल होली के मौके पर मैं इसे अपना बना कर ही रहूंगी।
अगले दिन होली का चारों तरफ उल्लास था। बच्चे गुलाल उड़ाकर खेल रहे थे तो कुछ बच्चे पानी के गुब्बारे एक दूसरे या आते जाते लोगों को मार रहे थे, तो बड़े लोग भांग के नशे में नाच गा रहे थे। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, तुम मन चली चाल जैसी नवाबी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। हाँ, जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। सभी नाच गा रहे थे कि मौके का फायदा उठाकर ईशा विवेक को छू रही थी। तभी सौम्या कहती है, आप लोग थक गए होंगे, मैं ठंडाई लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी लाओ। सौम्या जिस ठंडाई को लेकर आती है उसमें ईशा भांग मिला देती है, जो कि विवेक पी लेता है और थोड़ा बहुत नशे में आकर कहता है, अरे आज न छोड़ेंगे, आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे तेरी चुनरिया या चोली, खेलेंगे हम होली। अरे मेरी सौम्या डार्लिंग, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जाने मन, चलो मेरे पास आओ। छी छी, ये तुम क्या कर रहे हो सबके सामने, पागल हो गए हो क्या? लगता है तुमने भांग पी ली है। अरे मेरी जान, तुम रुको, मैं तुम्हें रंग लगाता हूँ। ये कहकर रंग लगाकर लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाता है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, इस पर भांग का असर हो गया है, ऐसा कर इसे तू कमरे में ले जा, आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। जी माँ जी। ऐसा कहकर सौम्या अपने पति को कमरे में छोड़कर आ जाती है, जहां मौके का फायदा उठाकर ईशा उसके पास पहुंचकर अपने हाथों में रंग लिए उसके गाल और शर्ट खोलकर बदन पर गुलाल लगा देती है। हाय, आखिर मैंने तुम्हें अपने रंग में रंग ही दिया इस होली पर, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी। ये कहकर वो उसके हाथ पर किस कर देती है। तभी वो नशे में उठकर खड़ा हो जाता है और उसे अपनी पत्नी समझता है। सौम्या, मैंने तुम्हें कहा था मुझे किस चाहिए, आओ। नशे में भी सौम्या का नाम ले रहा है, पर कोई बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे करीब है। विवेक उसे अपनी पत्नी समझकर गले से लगा लेता है। ईशा उसे संभाल नहीं पाती और उसके साथ उसके ऊपर गिर जाती है। तभी सौम्या कमरे में आकर उन दोनों को ऐसा देखकर कहती है, ये सब क्या चल रहा है? तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। विवेक, इस गोरी सौतन के साथ तुम होली मना रहे हो इस कमरे में ऐसे? तभी एक्टिंग करते हुए ईशा कहती है, सौम्या, सौम्या देखो ना, तुम्हारे पति ने मेरे साथ क्या किया। मौके का फायदा उठाकर ये कमरे में मुझे ले आया और मेरे साथ मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मुझे बचा लो। रोते हुए ईशा सौम्या के गले लग जाती है और नशे में विवेक कहता है, सौम्या, सौम्या आई लव यू, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुमने आज इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? ये सुनकर सौम्या धक्का देकर ईशा को एक तेज चांटा मारती है और अपने पति को उठाकर बिस्तर पर लेटाकर पानी की बूंदें उस पर छिड़कती है, जिससे वो थोड़ा बहुत होश में आ जाता है और ईशा गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ लगाने की? इसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। अभी 2 थप्पड़ और मारूंगी, बाल पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी अलग से सबके सामने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोरा डालने की और बंद कमरे में उसके साथ ऐसी हरकत करने की? मेरा पति कैसा है कैसा नहीं ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए उन पर इल्जाम लगाने की सोचना भी मत। नशे में भी वो मेरा नाम ले रहा है, तुमने फायदा उठाया है उसका। सौम्या तुम, अरे मेरा सिर इतना भारी क्यों हो रहा है? पर तुम इस तरह से क्यों कर रही हो? उस पर क्या हुआ? इसने आपके नशे का फायदा उठाकर आपके करीब आना चाहा। वो तो लास्ट मोमेंट पर मैं आ गई। एक पल के लिए मुझे आप पर शक हुआ, पर फिर इसकी चाल समझ गई। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। चुपचाप यहाँ से निकलो, क्योंकि सस्ती तो मैं भी नहीं हूँ। ऐसा लपेट दूंगी ना कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। 1 मिनट। तभी सौम्या टेबल से इंक उठा करके मुंह पर पोंछ कर कहती है, हैप्पी होली। बुरा ना मानो, होली है।
काली बिल्ली। इस तरह सौम्या ईशा को बेइज्जत करके अपने घर से निकाल देती है, जिसके बाद वो अपने पति को उसके बारे में सब कुछ बताती है। कुछ देर बाद दोनों खुशी खुशी अपना होली का त्योहार बाकी लोगों के साथ मनाते हैं। रेशमा झाड़ू लगाते हुए कूड़ा घर से बाहर निकाल रही होती है। उसे देखते ही चांदनी उससे कहती है, अरे रेशमा बहन, मैंने कई बार ही देखा है तू रोजाना कूड़ा इकट्ठा करती है और हमारे घर की तरफ छोड़ देती है। देख बहन, आज चुपचाप अपने हिस्से का कूड़ा उठा लेना, हमारे घर की तरफ मत करना। देखो तो सही, कौन मुझे ये बात बोल रहा है जो खुद मेरे घर के आंगन में कूड़ा इकट्ठा करके चली जाती है। अरे मेरे को सब पता है, तुम ऐसा करती हो तभी मैं ऐसा कर रही हूँ, वरना ऐसा मैं कभी नहीं करती थी। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुमने तो अपना इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा दिया। देखो साफ सीधी सी बात है, मेरे घर के आगे कूड़ा इकट्ठा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखते ही देखते दोनों के बीच बहुत तंगड़ी बहस होने लगती है, जिसके बाद तभी अचानक से रेशमा का पति आता है और रेशमा से कहता है, अरे भाग्यवान, बस करो, तो लड़ाई झगड़ा कर रही हो। तुम्हें रोजाना लड़ाई झगड़ा करने से क्या मिलता है? चलो अब अंदर चलो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। सूरज किसी तरह अपनी पत्नी को शांत कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी चांदनी का पति कोलकाता में काम किया करता था, जिसके चलते वो उससे हमेशा दूर ही रहा करता था। चांदनी रेशमा के पति सूरज को देखकर अपने पति को याद करने लगती है। काश मेरा पति भी आज मेरे पास ही होता, वो भी मेरे लिए इसी प्रकार लड़ाई को बंद करवाता और चुपचाप प्यार से मुझे घर के अंदर ले जाता। लेकिन पता नहीं मेरा पति वापस कब लौटेगा। ऐसा सोचकर वो अपने घर में काम करने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो घर में टीवी देख रही होती है कि तभी अचानक से उसका टेलीफोन बजता है। ओहो, जब भी मैं कोई मूवी देखती हूँ तो कोई ना कोई मुझे कॉल करने ही लगता है, लेकिन आज मैं कॉल नहीं उठाऊंगी। मुझे अपनी मूवी पूरी देखनी है, नहीं तो बीच का सीन मिस हो जाएगा। ऐसा सोचकर चांदनी फोन उठाने नहीं जाती, लेकिन फोन बार बार बजता ही रहता है, जिसके चलते चांदनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो मजबूरन फोन उठाने के लिए चली जाती है। जैसे वो फोन उठाकर हेलो बोलती है, फोन के दूसरी तरफ से एक हॉस्पिटल के अंदर से नर्स कहती है, क्या आप रविंद्र जी की वाइफ बोल रही हैं? हाँ, मैं रविंद्र की वाइफ ही बोल रही हूँ। कहिए आपको मुझसे क्या कहना है? ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी है। जिस कंपनी में आपके पति रविंद्र काम कर रहे थे, उस कंपनी में एक हादसा हुआ और एक मशीन के अंदर उस हादसे के दौरान तुम्हारे पति की पूरी बॉडी चली गई, जिसके चलते उनका पूरा शरीर मशीन के अंदर चला गया था और उनकी मृत्यु हो गई। आधा शरीर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में पहुंच गया था। डॉक्टर ने कहा है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं ताकि आप डेड बॉडी हॉस्पिटल से ले जा सको। ये सुनते ही चांदनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे राम, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था और देखो तो जरा, भगवान ने मुझसे मेरा पति ही छीन लिया। एक तो मेरा पति हमेशा मुझसे दूर ही रहता था, अब मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी बिताऊंगी। चांदनी के पति की मृत्यु के बारे में पूरे मोहल्ले में पता चल जाता है, जिसके बाद सभी लोग चांदनी के साथ मिलकर उसके पति का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। वो बेचारी विधवा हो जाती है और उसके पास किसी का कोई सहारा नहीं होता। ऐसे में वो दिन रात अपने पति को याद करती रहती है और रोती रहती है। एक दिन वो अपने आंगन में बैठी हुई अपने पति वीरेंद्र को याद कर रही होती है। वीरेंद्र जी, आप कहाँ हो? मैं आपके बिना अधूरी हूँ, वापस आ जाओ। अगर आप वापस नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो रो रही होती है कि तभी उसी समय सूरज अपनी बाइक से अपनी ड्यूटी से वापस लौट आता है और बेचारी चांदनी को रोता हुआ देख वो अपने घर न जाकर उसके पास पहुंच जाता है। अरे अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। जरूरी नहीं कि हमेशा हमारा हमसफर हमारे साथ हो, आगे तक चले। कभी कभी किस्मत कुछ और ही रंग लेकर आती है। क्या पता तुम्हारी किस्मत में कुछ और लिखा हो। मेरी पूरी किस्मत बर्बाद हो गई, मेरी किस्मत में अब कुछ नहीं बचा। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो ही सही होगा। कम से कम विधवाओं की तरह जीना तो नहीं पड़ेगा। चांदनी की आवाज सुनते ही सूरज उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम कमजोर नहीं हो। अपने आप को संभालो। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ है। एक नया हमसफर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसे ढूंढो और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारो।
सूरज की यह सहानुभूति चांदनी को बहुत तसल्ली दे जाती है, जिसके चलते वो अपने मरने का फैसला छोड़ देती है और शांत हो जाती है। सूरज उसे शांत करने के बाद अपने घर चला जाता है। उस दिन के बाद से चांदनी को सूरज धीरे धीरे पसंद आने लगता है। जिंदगी ने मुझे शायद दूसरा मौका दिया है, तो मैं इस मौके को क्यों गवाऊं। वैसे भी मेरा पति कौन सा हमेशा मेरे साथ रहा करता था, और सूरज जी तो कितने समझदार और प्यारे हैं। वो अपनी पत्नी रेशमा की तरह मुझे भी बहुत प्यार करेंगे। उस दिन के बाद से चांदनी छुप छुप कर सूरज को देखने लगती है, और सुबह शाम जब भी ड्यूटी जाता और ड्यूटी से आता तो वो अपने घर के बाहर निकलकर खड़ी हो जाती और किसी न किसी बहाने उससे बात करने लगती। सूरज भी उसे अकेला और परेशान समझकर उससे बात कर लिया करता था। एक दिन जब शाम को वो ड्यूटी से वापस लौटता है तो वो चांदनी को परेशान देख उसी से पूछता है, अरे चांदनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है? कुछ दिन पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब अचानक से परेशान लग रही हो। अगर कोई परेशानी वाली बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। यह सुनते ही चांदनी रोने लगती है और रोते हुए कहती है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं अपने आप को संभालने की जितनी कोशिश करती हूँ, लोग मुझे उतना ही गिरा देते हैं। आज भी जब मैं सब्जी मंडी गई थी तो वहाँ कुछ औरतें मुझे देखकर बातें बनाने लगी और विधवा कहकर मुझे चिढ़ाने लगी। अरे लोगों का तो काम ही है बातें बनाना और लोगों को परेशान करना। तुम अपने ऊपर ध्यान दो, ना कि लोगों की बातों पर, क्योंकि लोगों की बातें तुम्हें कमजोर बना सकती हैं। सूरज फिर से चांदनी को सलाह देता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपने अच्छे काम करने के चक्कर में एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे रहा था। जहां चांदनी सूरज से प्यार करने लगी थी, वहीं वो रेशमा से बहुत ज्यादा नफरत भी करने लगी थी। एक दिन वो अपने घर की खिड़की से सूरज और रेशमा को उनके घर में एक साथ देखती है। मेरे होते हुए सूरज जी किसी और के करीब नहीं जा सकते। मैं उनकी पत्नी बनने के लायक हूँ, ये रेशमा तो उनके लायक भी नहीं है। मुझे इसे अपने रास्ते से किसी तरह हटाना होगा। एक पड़ोसन होकर अपनी ही पड़ोसन के पति के ऊपर रेशमा का यह प्यार बहुत ही अलग होता है, जिसके चक्कर में वो अपनी पड़ोसन को ही रास्ते से साफ करने के बारे में सोच रही होती है। एक रात चांदनी रेशमा और सूरज के कमरे में छुपकर घुस आती है और चाकू लेकर वो रेशमा को मारने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से सूरज की नींद खुल जाती है और वो चांदनी को ऐसा करने से रोक लेता है। ये तुम क्या कर रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो रही हो? तुम मेरी पत्नी को मारना चाहती हो? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जब तक ये मरेगी नहीं तब तक हमारे रास्ते में आती रहेगी। तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए इसे मरना ही होगा। क्या कहा तुमने? सूरज जी तुमसे प्यार करते हैं? सूरज जी, ये सब क्या तमाशा है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आप मेरे होते हुए किसी और को प्यार कैसे कर सकते हो? नहीं, ये सब गलत है चांदनी। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी हमदर्दी दिखा रहा था, क्योंकि तुम परेशान थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे तुमने मेरी सौतन बनने की सोचा भी कैसे? सूरज जी और हम पहले ही एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हम एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते। तुम हमारे बीच नहीं आ सकती। ये सब देखकर चांदनी को गुस्सा आता है और वो अपनी हरकत से बाज नहीं आती। वो किसी भी तरह रेशमा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज रेशमा को बचा लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है, जिसके बाद कुछ देर में पुलिस आ जाती है, चांदनी को गिरफ्तार करके ले जाती है। जिसके बाद सूरज को समझ आ जाता है कि हर किसी को हमदर्दी नहीं दिखानी चाहिए।